नमस्कार, मैथ्स व्यूअर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं हम विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अब वो देखते हैं हम। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड द सब्सटेंसेस whose constituent particles like atoms, molecules or ions are arranged in definite geometric pattern in three-dimensional space is called crystalline solid। हम उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं जिन एटम्स के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन किसमें हो, डेफिनेट ज्योमेट्री इन्हीं की फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आप जानना चाहें तो कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर एक्सेट्रा, ये सभी चीजें क्या किसमें आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएंगे। अब हम ये कहें कि अमorphous सॉलिड क्या होता है, द सब्सटेंस whose consonant particles or not arranged any regular pattern or arrangement are called amorphous solid। मतलब इन दोनों डेफिनेशन में कितना अंतर है, वो ये कहता है कि जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मगर किस फॉर्म में, ज्योमेट्रिक पैटर्न में। मगर अमorphous सॉलिड के अंदर इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अरेंजमेंट या पैटर्न नहीं होता है, तो उसे हम अमorphous सॉलिड बोलते हैं। अमorphous सॉलिड में एग्जांपल क्या है, जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी क्या होगी, ये होंगी हमारे अमorphous सॉलिड में गिनी जाएंगी। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे हमारे किसमें गिनी जाएंगे, अमorphous सॉलिड में गिनी जाएंगी। तो आपको पता लग गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड टू टाइप्स की होते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन और दूसरा है अमorphous। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिसके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, और अमorphous वो होते हैं जिसके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता। किसके अंदर, एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के। और मगर सिंपली भाषा में बोलो तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अरेंजमेंट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन। और जिसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं नजर आएगा तो हम उसे बोलेंगे अमorphous सॉलिड। ठीक है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक या अमorphous सॉलिड है, इसके लिए हम अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने से हमें ये पता लग जाएगा कि हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे इन दोनों के बीच में, कि हम कैसे देखकर बता सकते हैं कि ये हमारा अमorphous है और ये हमारा क्रिस्टलाइन है। तो आगे हम देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो अब हम इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं कि क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड को हम देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे। तो पहला है हमारा शेप। याद रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप का होता है, मगर अमorphous सॉलिड इरेगुलर शेप का होता है, मतलब इसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप जानते ही हैं, पिघलाने पर हम देखेंगे इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा, मतलब बहुत ज्यादा आएगा। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम आएगा अमorphous सॉलिड के अंदर। अब आगे देखते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है कि जब हम उस सॉलिड को कट करके देखेंगे किसी नाइफ के द्वारा, तो हमें पता लगेगा कि वो जब कटेगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में। वो भी दो पार्ट्स कैसे होंगे, स्मूथ होंगे और प्लेन होंगे, मतलब एकदम ही आराम से कट जाएगा, उसको काटने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर जो हमारे व्हेन वी कट शेप एज टूल देयर आर स्प्लिट इनटू द इरेगुलर शेप, मगर जब हम उसको कट करेंगे तो वो इरेगुलर पीसेस में कटा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आसानी से कट जाएगा। वो आगे पीछे, जैसे रबड़ आप जानते हैं जब तोड़ते हैं तो आड़ी टेढ़ी टूटती है, उसी प्रकार से अमorphous सॉलिड क्या है, इरेगुलर शेप में कट होगा। अब आगे आ जाते हैं नेचर में। तो नेचर में इन सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। मगर जो ये आपके क्या नाम है, इसके नेचर में देखा जाए तो ये आपके जो होते हैं अमorphous सॉलिड, वो कैसे होते हैं, सीडो सॉलिड्स भी बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं कि आपने पुरानी पुरानी बिल्डिंग, इमारतें जो देखी हो तो आपने देखा होगा उसमें जो विंडोज पे मिरर लगे होते हैं या ग्लास लगा होता है, वो जो ग्लास होता है ऊपर साइड से तो वो क्या नाम है, थिन होता है, मगर नीचे से आपने देखा हो वो ज्यादा वो थिक होता है। थिक होने का कारण यही है
कि आपका जो नीचे वाला साइड होता है वहां पर क्या नाम है, वो जो है ग्लास है वो बह बह के बहुत समय बाद वो नीचे आ जाता है। ये कारण ही है, किसके कारण, ये रीजन है सबसे पहला कि वो क्या है, अमोर्फस सॉलिड है ग्लास, इसीलिए वो बहकर नीचे आ जाता है। मगर ये बहने में उसे समय बहुत ज्यादा लगता है, सालों साल लग जाते हैं। इसलिए मैं पुरानी बिल्डिंग के बारे में कहूंगा। अब आप सोचें कि अभी हम अपने स्कूल में जाएं, जहाँ वो पुराना स्कूल होगा तो शायद आपको ये अपने स्कूल में भी देखने को मिल सकता है या किसी भी पुरानी इमारत में आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे आ जाते हैं एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक एंड दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब वो ये कहता है कि एनाइसोट्रॉपिक में हम ये देखेंगे, जब हम उसके एटम्स को देखें इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो जो उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। ठीक है, इसीलिए ये एनाइसोट्रॉपिक कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। मगर जब हम ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है हर डायरेक्शन में एक ही प्रकार की होती है, एक प्रकार की होगी हर डायरेक्शन में, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो यही तरीका है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस करने का। वैसे तो इंथैल्पी भी होती है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको पता ही है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसका ज्यादा होगा। एमोर्फस सॉलिड में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कम होगा। वो मैंने टॉप पॉइंट नहीं लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ 5 टॉपिक हो गए हैं, वो 5 टॉपिक बहुत मैक्सिमम है। आपको ये डिफरेंस के बारे में पूछा जाए क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, और वैसे भी आप जानते हैं क्रिस्टलाइन अमोर्फस पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी तक हमने पढ़ा था सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। पहला सॉलिड हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, द सब्सटेंसेस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। जिन सब्सटेंसेस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर द डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो जो फोर्सेज मैंने आपको बताए इनके बीच में ये फोर्सेज पाई जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन से सॉलिड्स हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये सब पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अब आगे चलते हैं, दे आर 3 टाइप। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला पहला है जो उसका टाइप वो क्या है, नॉन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब ये होता है जिसके अंदर हमेशा जो जो क्या नाम है चार्ज होगा, या तो वो प्लस का होगा या तो वो माइनस का होगा, या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज होगा ही नहीं, या ऐसे मान लीजिए इस पे चार्ज ही नहीं होगा। सिंपल सा बोलूं तो जो नोबल गैसेस होती हैं वो सब कैसे होते हैं, वो वो क्या, जो नोबल गैसेस होंगी वो आपकी क्या होंगी, नॉन पोलर में गिनी जाती हैं। ठीक है, दो सब्सटेंसेस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम लाइक दोज ऑफ नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ऐसा आपका ऑयल होता है, ऑयल के अंदर आप पानी मिक्सअप करें तो पानी और ऑयल अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पानी पोलर नेचर का है और ऑयल नॉन पोलर नेचर का है। आप पानी के अंदर दूध मिला दें तो वो मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि जो पानी है और जो दूध है वो पोलर नेचर के है, मगर जो जो आपका तेल है वो क्या है, नॉन पोलर नेचर का है, इस वजह से। तो आगे चलते हैं, जो आपके जो नोबल गैसेज हैं वो क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगी। ठीक है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उसके जो लास्ट वाले जो जो चैम्बर होता है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल आउट होते हैं, आप जानते हैं। नहीं है तो आपको अभी आगे हम चलेंगे तो थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से नोबल गैसेज हैं और क्यों वो रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम उन्हें नोबल गैसेज कहते हैं। वो आगे आगे हम जब पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल ही, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एग्जांपल क्या है, जैसे सॉलिड आयरन हो गया, सॉलिड हीलियम होगी, आयोडीन होगी, ये दी सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर द वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। जिनके बीच में डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड्स कौन से कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मगर कुछ समय के लिए ही ये जो बॉन्ड है इनके बीच में नजर आता है, इसलिए हम इसको वीक लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस जिनके बीच में नजर आएगा तो हम उन्हें क्या बोलेंगे,
वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो टाइप होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो जो फोर्सेज होंगी वो कौन सी होंगी, डिस्पर्जन फोर्सेज और लैमिन फोर्सेज। वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी, याद रखिएगा। अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज जिसमें होंगी वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर आगे हम देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो किस फोर्सेज से जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में है पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। अभी तक हमने पढ़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब आ गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। These comprise of molecules or substances formed by the pair covalent bond, जो कि कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। कौन से, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे सॉलिड HCl, सॉलिड SO2, सॉलिड जिसे क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, सॉलिड अमोनिया होता है NH3 एक्सेट्रा। दीज मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज द्वारा पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड बोलते हैं, जिनके अंदर कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सॉलिड HCl, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर अमोनिया। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जिनके बीच में सॉलिड क्या नाम है, जो स्ट्रॉन्गर फोर्सेज होंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, हालांकि ये भी वीक फोर्सेज होते हैं, मगर ये किससे क्या नाम है, नॉन पोलर फोर्सेज मतलब लंदन फोर्सेज और डिस्पर्जन फोर्सेज से थोड़े स्ट्रॉन्गली फोर्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के साथ या एटम्स के साथ, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। एग्जांपल के लिए सॉलिड आइस। सॉलिड आइस का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्या नाम है, वाटर का फॉर्मूला यही होता है H2O, मगर इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आ जाती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार रिकैप बता रहा हूँ, शुरुआत से आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सॉलिड। सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पहला टाइप मैंने बताया क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर 3 टाइप बताए मैंने। मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो एटम्स हैं बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब इनके बीच में मैंने आपको बताया 3 प्रकार के फोर्सेज हो सकते हैं। कौन कौन से, डिस्पर्जन लंदन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेज। अब मैंने फिर आपको बताया था कि इसके अंदर 3 टाइप्स अलग अलग है। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज होंगे, उसके अंदर जो फोर्स होगी उसका नाम क्या होगा, उस फोर्स का नाम है आपका लंदन फोर्सेज और डिस्पर्जन फोर्सेज है, जो कि आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ। नॉन पोलर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे आपको बोलूँ तो नोबल गैसेज। फिर आगे आते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पार्ट पाया जाता है, और जो एक दूसरे का रिएक्ट करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं। और ये ज्यादातर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और यह फोर्स कौन सी होगी, वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया HCl है आपका, देखो एक प्लस का है, नेगेटिव है, इसलिए सॉलिड है। इसीलिए सॉलिड SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और ऐसी तरीके से अमोनिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है सॉलिड की फॉर्म में। और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर मैं आपको बता ही चुका हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर आपको क्या नाम है, सॉलिड वाटर याद रखना है, सॉलिड वाटर या सॉलिड आइस बोल सकते हैं। बात तो एक ही है, सॉलिड होने के बाद वो आइस बन गई है तो वाटर ही का फॉर्म। तो बस इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो हाइड्रोजन की वजह से होता है, इसीलिए वो आइस की फॉर्म में रह जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहला मैंने टॉपिक आपको बता दिया। अगले टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए धन्यवाद।